हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कम केमिस्ट्री क्लासेस पर। क्वांटम मैकेनिक्स हमने शुरू कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या हम सिंपली कह सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो पार्टिकल जो है उसकी वेव के जो इक्वेशन है उसको बताता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कोई अलग से कोई इक्वेशन नहीं है, जो सिंपल इक्वेशन होती है वेव की उसी को ही शो करता है। उसको हमने नाम दिया श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सिंपल वेव इक्वेशन है जिसको हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर क्वांटम मैकेनिक्स से बनते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और वन डायमेंशनल बॉक्स, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप देखेंगे शीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन पे पूछे गए। तो देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बहुत डिफरेंट तरीके से अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। तो अगर आप एक फॉर्म बेसिकली याद करेंगे तो सारी फॉर्म आप उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमको कोई इक्वेशन याद करनी है श्रोडिंगर, तो ये वाली या ये वाली आप इक्वेशन याद कर सकते हैं। दोनों एक ही है। क्या इक्वेशन है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए ये एक तरह से डिफरेंशिएशन ही होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। और ये जब डेल हम लेते हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो हम डेल काम में लेते हैं। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। इसको हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। तो ये है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो एक अगर इक्वेशन आपको याद करनी हो तो आप ये वाली याद कर लीजिए। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है आपके फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखिए वैसे तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप कोई सी भी याद करें एक ही बात है, लेकिन कई बार क्या है वो कंडीशन चेंज कर देता है। तो कंडीशन चेंज करने से क्या होगा, केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने V लिख रखा है, तो अगर मुझे पता नहीं है कि V की वैल्यू क्या है तो मैं V रहने दूंगा। अगर मान लीजिए V की वैल्यू 0 है तो यहाँ से V हट जाएगा, और अगर V की कोई वैल्यू है तो वहाँ पर V की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम हो उसके लिए ये इक्वेशन फॉलो हो सकती है। उसके बाद अगर पर्टिकुलर सिस्टम में पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन है तो वहाँ पर V की वैल्यू चेंज हो जाएगी। V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। E क्या है? टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर बेसिकली यही इक्वेशन है। अगर कंडीशन चेंज होगी तो वहाँ पर V की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मैं अभी आपको बता दूंगा अलग अलग कंडीशन में एग्जाम में पूछ रखा है क्या क्या कंडीशन। तो ये इक्वेशन आपने याद करी। अब इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो डेल स्क्वायर है उसका मीनिंग क्या है, ये जो दे रखा है उसका मीनिंग ये है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो डेल होता है, साइड में बता देता हूँ, जो डेल होता है उसका मतलब है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये जो है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, इसका मतलब क्या है, तो ये डेल है, इसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कौन सा ऑपरेटर है या ये कौन सा ऑपरेटर है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहेंगे? डेल ऑपरेटर। तो अगर आपसे कोई पूछे डेल ऑपरेटर क्या होता है तो नोटेशन ये होता है, और उसका मतलब क्या है? डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। इसके अलावा अगर मैं डेल स्क्वायर कर दूं तो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय, ये स्क्वायर है, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ये आपके डेल स्क्वायर ऑपरेटर हो गया। देखिए डेल तो क्या हो गया? डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, और डेल स्क्वायर क्या हो गया? डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। और ये जो डेल स्क्वायर है इसको नाम दे रखा है लैप्लाशियन ऑपरेटर। क्या नाम दे रखा है? लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, या डेल स्क्वायर को हम क्या कहते हैं। तो देखिए डेल तो हो गया, डेल ऑपरेटर DEL कह देते हैं। डेल ऑपरेटर जो है वो इसका नोटेशन ये हो गया, जिसका मतलब ये है। डेल स्क्वायर जो है वो ये दे रखा है, और डेल स्क्वायर को हमने क्या नाम दे रखा है? लैप्लाशियन ऑपरेटर। क्या नाम दे रखा है? लैप्लाशियन ऑपरेटर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो वैल्यू थी डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स, देखिए साई तो कॉमन आ गया, साई को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। तो यहाँ पर जब आप साई को ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो ये बच जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? डेल स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं? लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। या तो आप डेल स्क्वायर कह दो
या आप लैप्लाशियन ऑपरेटर भी कह सकते हो। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद हो गई। इसके अलावा आपको पता चल गया डेल ऑपरेटर क्या होता है, आपको पता चल गया डेल स्क्वायर ऑपरेटर क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब देखिए एग्जाम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफरेंट तरीके से पूछी जा चुकी है, तो वहां पर आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। आप केवल एक इक्वेशन याद करिए, उसके बाद उस इक्वेशन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने लिखा ax और by, ये मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मैंने इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब मैंने क्या करा कि ये जो इक्वेशन थी, अब हम क्या करते हैं, कई बार रटते हैं कि भाई 8π² m/h², ये तो हमने याद कर लिया, मतलब 8π² m ऊपर होना चाहिए और h² नीचे होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस इक्वेशन में तो फिक्स है, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने क्या करा कि जो इक्वेशन थी उसको h² 8π² m से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड, पूरी साइड, जितनी भी इक्वेशन थी उसको पूरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तो 0 है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हुआ क्या कि h² 8π² m से मल्टीप्लाई करो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ आ गया h² 8π² m, डेल स्क्वायर साई। अब यहाँ जो था h² 8π² m से जब मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बच गया, e - v साई इक्वल्स टू 0। अब हुआ क्या, h² 8π² m ऐसा कैसा लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर साई प्लस ई साई। देखिए ये तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये जो था ब्रैकेट इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ई साई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। और यहाँ ये हो जाएगा, इसको मैंने क्या करा, ये जो ई है, या तो आप इसको ई को यहीं रहने दीजिए और इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए, तो होगा क्या कि ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो या फिर आप इसको क्या करिए, इसको यहाँ ले जाइए, तो जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ई माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, फिर साइन चेंज कर दीजिए, कैसे भी करेंगे बात एक ही है। तो आपने फाइनली क्या देखा, -h² 8π² m डेल स्क्वायर प्लस v ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपने क्या करा, ई साई को अलग कर दिया ब्रैकेट के इक्वल टू के एक साइड और बाकी टर्म को एक साइड कर दिया। तो ये जो बचा, ये जो टर्म आ रही है, इसको मैंने क्या लिखा, एच कैप, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हो गया एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो एक इक्वेशन ये भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये वाली इक्वेशन भी जो है श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी। तो कहने का मतलब है ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, 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 सभी आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है। लिखने का तरीका अलग है। आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप एक बार साइड में हट जाइए ताकि स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है अलग अलग फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो ये वाली है। इसके बाद हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये यहाँ टर्म आ गई और ये इधर हट गई। उसके बाद मैंने इसको सिंपल ब्रैकेट क्लोज ओपन करके लिख दिया और ई साई एक साइड ले गया और बाकी लिख दिया। तो फाइनली क्या है, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है एच, उसकी वैल्यू क्या होती है। यह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसके बराबर होता है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, -h² 8π² m डेल स्क्वायर प्लस v, ये आपके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर के अंदर खुद के अंदर साई नहीं होता है, आपको ऑपरेटर के बाद साई लगाना होता है। तो जब h की आप वैल्यू लिखेंगे वहाँ साई लिखने की जरूरत नहीं है। तो h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, -h² 8π² m डेल स्क्वायर प्लस v, ये आपके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और मैंने आपसे कहा था कि हर इक्वेशन में जहाँ भी h आ रहा है वहाँ पर वो h क्रॉस के फॉर्म में भी दे सकता है। तो यहाँ पर जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं h की जगह h क्रॉस लिखूंगा ये हो जाएगा h कट ई एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन, अब देखिए h कट ई एच क्रॉस जो होता है वो होता है h/2π। h कट ई एच क्रॉस क्या होता है, h/2π। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो h/2π की जगह h आया और इसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे h कट का स्क्वायर बराबर हो गया h² 4π²। तो h² 4π² की जगह h क्रॉस स्क्वायर आया, तो h² 4π² बचा क्या 2, तो ये हो गया 2m डेल स्क्वायर प्लस v। तो ये आपके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बनते हैं वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताइए, उसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताइए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सबसे कॉमन ये हो गई, उसके बाद ये आपके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी h² आ रहा है या h आ रहा है वहाँ पर आप h क्रॉस भी
लिख सकते हो। तो एच क्रॉस क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई या एच क्रॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एच साई बराबर ई साई लिखा है मैंने, तो इसकी जगह आप इसको यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनली हो जाएगा एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपको पता चल गया क्या होता है। उसके अलावा डेल ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया और लैप्लासियन ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एग्जाम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। या तो वो क्या करता है, इक्वेशन के फॉर्म को चेंज कर देता है, या वो कंडीशन अलग पूछ लेता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगी, या हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होगी। तो मैंने आपको बताया बेसिक इक्वेशन एक ही रहेगी, चेंज अगर होगा तो वो आपके जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज होगा, और उसको कैसे डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं वो मैंने आपको कुछ सॉल्व करके बताया है, और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, तो वहाँ पर पोटेंशियल के एनर्जी के लिए हमने सिंबल V काम में लिया है। लेकिन अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहता है तो वहाँ पर आप V इक्वल्स टू 0 मेंशन कर सकते हैं। तो जब V इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। इसको आप डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात अगर हम करें तो V इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने एक डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ तो तीनों डायरेक्शन का कंपोनेंट है, यहाँ पर केवल एक डायरेक्शन का कंपोनेंट है। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वी की जगह क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डेल की जगह डी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेल जब हम काम में लेते हैं तो वहाँ पर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताता है। अब क्योंकि एक ही कंपोनेंट है तो पार्शियल की हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप डी काम में ले सकते हो। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो ये आपके हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी वो टाइम इंडिपेंडेंट थी। क्या थी, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जो कि समय पर निर्भर नहीं कर रही। मतलब इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी टी नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। और देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये एक तरह से डबल डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है जिसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर ये आपके जो वाई है उसकी जगह साई आ गया, तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई प्लस, इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख के शो कर सकते हैं। तो ये आपके फाइनली आ जाएगा, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है या फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे लिखकर शो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे रिलेटेड ही ये इक्वेशन है। और इसका जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो आता है, कॉमन सॉल्यूशन जो आता है वो होता है a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन भी अगर हम लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। वैसे अगर आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे या इसी पैटर्न पर लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये थी बात श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ये है आपके टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन है। ये इसी इक्वेशन के बेस पर इसका सॉल्यूशन ये आएगा और बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। एग्जाम में जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आए और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो हम देख लेते हैं कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशन दे रखिए एच साई इक्वल्स टू आयोटा। देखिए आई का मतलब होता है आयोटा, इसको हम आयोटा कहते हैं और आयोटा का जो मतलब होता है वो होता है √-1। ये आपके एक तरह से इमेजिनरी वैल्यू के लिए होता है। किसके लिए होता है, इमेजिनरी वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, चाहे आप
अब जैसे मान लीजिए +1 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आएगा 1, और -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है किसी भी रियल वैल्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका स्क्वायर प्लस में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी वैल्यू का स्क्वायर माइनस में आ जाए तो यहाँ पर आपने आयोटा लिया है, तो देखिए आयोटा का जो वैल्यू मैंने बताया वो क्या है, √-1। तो अगर आप आयोटा स्क्वायर करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। क्यों? क्योंकि रूट हट जाएगा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए या इमेजिनरी वैल्यू के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आयोटा इसके लिए दे रखा है। अब यहाँ पर एच साई बराबर क्या दे रखा है, अब देखिए ब्रैकेट में दे रखा है x, t। तो ये बता रहा है कि जो साई है वो x का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। यहाँ पर दे रखा है आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। तो बेसिक जो इक्वेशन होगी वो ये होगी एच साई इक्वल्स टू आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। ये आपकी होगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हर फंक्शन के लिए या हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर अलॉट किया होता है या एक ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा था अभी एच साई इक्वल्स टू ई साई, तो एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो ये दे रखा है आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल टी। ये एनर्जी का ऑपरेटर है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने इक्वेशन क्या देखी थी, एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ पर जो ई का लिए जो ऑपरेटर काम में आ रहा है वो है आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल टी। ये आपके टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। हालांकि सारे हमको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर काम में लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए इन इक्वेशन में काम में लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या ध्यान रखना है, एच साई इक्वल्स टू आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। अब आपको मैंने बता रखा है एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, एच क्रॉस का मतलब होता है h/2π। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एच साई बराबर आयोटा h/2π डेल साई बाय डेल टी। मैंने कुछ नहीं करा, एच क्रॉस की जगह h/2π लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है। लेकिन अगर वो इक्वेशन को चेंज करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो देखिए मैंने क्या करा, सारी पॉसिबिलिटी बता दी ताकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को टिपिकल करे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। कैसे कि यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई करा तो आयोटा स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, और एक आयोटा नीचे आ गया। तो मैंने क्या करा, आयोटा ऊपर था उसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, जिसकी जगह क्या आ गया, -1, और ये नीचे आयोटा रह गया। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, -h क्रॉस अपॉन आई डेल साई बाय डेल टी। और इसी को मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन आयोटा h/2π डेल साई बाय डेल टी। तो कहने का मतलब जितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जितनी तरीके से ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है वो सारा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आपको क्या करना है, सारे याद नहीं करने हैं। सारे अगर आप याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बेस एक जो फॉर्मूला है वो याद रखो और उसको चेंज करना आपको आना चाहिए। अगर आप सारे याद करोगे तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक याद रखो और उसको चेंज करना आपको आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने केवल ये याद रखा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, एच साई इक्वल्स टू आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। बहुत सिंपल है, ये तो टाइम इंडिपेंडेंट वाली से भी सिंपल है। एच साई इक्वल्स टू आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। अब आपको पता है एच क्रॉस को हम एच क्रॉस की जगह हम क्या कर सकते हैं, और आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो ये हमें पता है। तो ये थी बात टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है साई का या साई स्क्वायर का। तो देखा जाए तो साई का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई क्या है, वेव फंक्शन है और किस चीज़ को बताता है, एम्पलीट्यूड को। देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ये एक वेव है, ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको हम हिंदी में आयाम कहते हैं। तो साई क्या है, वेव फंक्शन है और किसको बता रहा है, एम्पलीट्यूड को बता रहा है। किसको बता रहा है, एम्पलीट्यूड। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किस चीज़ को बताता है, एम्पलीट्यूड को। जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड को बताता है। एम्पलीट्यूड को हिंदी में हम कहते हैं आयाम। बात समझ में आ गई। इसके अलावा साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, या हम इसको कहें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करने के काम आता है। अब देखिए एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर नहीं है, ये चीज़ क्लियर रखना। साई स्क्वायर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करने के काम आता है। मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, या आप सिंपल कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर नहीं है, मेजर करने के काम आता है। तो क्लियर आपको होना चाहिए। अगर हम एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा साई स्क्वायर
4πr²dr। तो देखिए यहाँ पर साई स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करने के काम आ रहा है, या साई स्क्वायर जो है वो मेजर करता है या उसको एक बताता है कि कितनी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल उसके बराबर नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। नोट्स में मैंने ये नहीं लिखा हुआ है मेजर द, केवल लिख रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बारे में बताता है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर नहीं है। तो आप चाहो तो करेक्शन भी कर सकते हो, या आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। उसके नीचे मैंने फॉर्मूला मेंशन कर रखा है साई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को बता रहा है, और ये आपके मेजर किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो साई है, देखिए यहाँ पर एक टर्म आती है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो जो वेव फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इक्वेशन को ढंग से सेटिस्फाई करे, या उसका सॉल्यूशन जो है सेटिस्फैक्ट्री हो। तो यहाँ पर कंडीशंस दे रखी है या कुछ टर्म्स दे रखी है कि जो वेव फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड कब कहलाएगा, जब वो सिंगल वैल्यू हो, कंटिन्यूस हो, फाइनाइट हो और डिफरेंशिएबल हो। अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब क्या है, इसको अगर हम समझना चाहें तो देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमने इक्वेशन बना रहे हैं, और वेव जो आ रही है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यही दो एक्सिस लेता और वेव का जो डायग्राम बनाया मैंने ऐसे बनाया मान लीजिए, तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो अब आप क्या देखोगे कि पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। मतलब सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि एक समय पर पार्टिकल अगर है तो उसके पाए जाने की स्थिति जो है, मतलब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये गति कर रहा है, तो किसी क्षण पर इसकी जो पोजीशन है वो एक ही हो सकती है। ये रियल कंडीशन है। अगर एक से ज़्यादा आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैं इस सेकंड पर या इस क्षण पर यहाँ खड़ा हूँ, अब ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है कि मैं एक ही क्षण पर यहाँ भी खड़ा हूँ और यहाँ भी खड़ा हूँ और वहाँ भी खड़ा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर x की एक वैल्यू तो उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने जो इक्वेशन बनाई है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब ये मैं बात कर रहा हूँ x की, तो इस पर आप देखेंगे कि ये भी वैल्यू हो गई, ये भी वैल्यू हो गई और ये भी, मतलब तीन तीन वैल्यू आ रही है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, गलत है। तो जब आप वेव बनाएंगे तो वेव आपके इस टाइप से होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू। कहने का मतलब है एक पोजीशन पर x के कोऑर्डिनेट पर y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, इसको हम सिंगल वैल्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं समझाने के लिए बताया था। दूसरी बात है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो चेंज है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प चेंज हो जाए एकदम से, उसको कंटिन्यूस कहते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ जो बन रहा है ये बता रहा है कि वेव में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं आना चाहिए, शार्प चेंज नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस चेंज आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस वैल्यू चल रही है, हर x की वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसे यहाँ मिटा दिया, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर तो वैल्यू थी, उसके जस्ट बाद सीधे यहाँ आ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस चेंज आना चाहिए। अब ये गैप आ गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं रहा। समझ आ रही बात। तो सिंगल वैल्यू का मतलब हर x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब धीरे धीरे चेंज आना चाहिए और ग्राफ कंटिन्यूस चलना चाहिए, बहुत शार्प चेंज नहीं आना चाहिए। तीसरा दे रखा फाइनाइट। अब देखिए इस फाइनाइट को हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है साइन के फॉर्म में, जैसे साइन एक्स दे रखा है या कॉस के फॉर्म में दे रखा है, तो ये तो चल जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी, चल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप साइन की मैथमेटिकल वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 चलती है। इसकी वैल्यू क्या चलती है, 0 से 1। और कॉस की वैल्यू भी आप देखोगे तो 0 से 1 या 1 से 0 के बीच में ही चलती है। जो भी मैथमेटिकल वैल्यू आप देख लेना। लेकिन अगर मैं बात करूँ tan थीटा की या tan x की बात करूँ, तो tan में जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट चलती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर वो कहता है कि साई की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो अगर tan थीटा आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है इसकी जगह, तो इन दोनों के केस में वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट तक पहुँच जाती है। तो ये आपके वैलिड नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसमें तो वैल्यू फाइनाइट चल रही है। क्या चल रही है, वैल्यू फाइनाइट। लेकिन अगर मैं इस तरह का कोई ग्राफ बनाऊँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 0 से शुरू करा और ये ग्राफ जा रहा ही हूँ, तो ये जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ।
तो ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कंडीशंस है, डिफरेंशियल भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन है जो बता रही है कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये थी बात श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप मुझे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए ग्रुप में या पर्सनली शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपको जब सॉल्व करवाऊँ क्वेश्चन तो जो आपकी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट वही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।